हाय फ्रेंड्स, आज का प्रश्न हमारा है बीपीएससी 66वीं जो 2021 का है। इसका प्रश्न है संथाल विद्रोह के क्या कारण थे एवं उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका भूमिका सबसे पहले लिखेंगे। तो संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। संथाल लोग तत्कालीन बिहार से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे, किंतु विद्रोह का केंद्र संथाल परगना था। संथाल परगना पूर्वी बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर राजमहल तक विस्तृत क्षेत्रों को कहा जाता है। इस क्षेत्र को ही दमन ई को के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि इस विद्रोह के अपने मूलभूत कारण थे एवं उसके परिणाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं थे। इसके परिणाम दूरगामी थे, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को कई सुधार करने पड़े थे। तो संथाल विद्रोह का कारण जानेंगे। तो संथाल विद्रोह का वह कौन कौन सा कारण था जिसके कारण संथाल विद्रोह हुआ। तो सबसे पहला हमारा कारण था तो जमींदारी प्रथा एवं इसके दुष्ट प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत ने उनके गति को तहस नहस कर दिया था। अंग्रेजी सरकार ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भूस्वामियों की एक ऐसी प्रणाली अपनाई जिसने जमींदारी प्रथा को जन्म दिया। उसके सरदारों को ब्रिटिश अधिकारियों ने जमींदारों का दर्जा प्रदान किया, जिन जमींदारों का उपयोग सरकार को अपना हित साधने के लिए तथा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करनी थी। लगान की एक नई प्रणाली शुरुआत की गई, परंतु गांव के लोग एक जगह लगान दिया करते थे, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति को लगान अलग से कर देना होता था। इतना ही नहीं, उसके द्वारा उत्पादित हर वस्तु पर सरकार ने नया कर लगाया। यह कर इतना अधिक था कि पहले से वसूली जा रही कर में तिगुनी वृद्धि हुई, जो संथाल कृषकों की स्थिति व क्षमताओं से अधिक था। नए करों की वसूली के लिए मैदानी इलाकों में खासकर उत्तरी बिहार के लोगों को बहाल किया गया। उसके साथ साथ व्यापार करने के लिए बाहर के व्यापारियों को प्रोत्साहित किया गया। इसमें यही बोल रहा है कि जमींदारी प्रथा जब से ब्रिटिश शासन ने शुरू किया, जमींदारी प्रथा के अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में शुरू किया, जिसके कारण वहाँ कर की व्यवस्था लगा दिया गया था, जिससे जो संथाल लोग थे उनको भी कर देना पड़ता था, जिससे वे लोग कर्ज में डूबते चले गए और जिस कारण से यह विद्रोह उत्पन्न हुआ। दूसरा कारण हमारा था दिक्कुओं की जनसंख्या में वृद्धि एवं नवीन परिवर्तन। तो दिक्कू किसे कहे जाते थे, तो संथाल लोग के क्षेत्र में जो बाहरी लोग आकर बसे हुए थे उसे ही ये लोग दिक्कू कहकर पुकारते थे। तो दिक्कुओं की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई थी एवं नवीन परिवर्तन हो गए थे एवं नया परिवर्तन हो गया था। जो पुराने रीति रिवाज थे वो सभी को नष्ट कर दिए गए थे एवं नया नीति बनाई गई थी। तो दिक्कुओं की जनसंख्या में भी वृद्धि के कारणों से एक था, ये लोग अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण बहुत कम समय में अच्छा प्रभाव जमा लिए थे। साथ ही अब जंगली भूमि, वन एवं गांव के संसाधनों के इस्तेमाल पर भी तरह तरह के अंकुश लगा दिए गए। जगह बदलकर की जाने वाली खेती पर भी पूरी तरह से रोक लगा दिया गया संथालों को, जबकि ये सब संथालों की परंपरागत मूल संपत्ति थी, क्योंकि संथाल यही सब के द्वारा कृषि कार्य किया करते थे, लेकिन ये सब पर रोक लगा दिया गया था। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक अनिश्चितताओं ने संथालों को और आर्थिक दुर्बलता बना दिया, जिससे यह विद्रोह उत्पन्न हुआ। और तीसरा हमारा कारण था साहूकार की स्थिति। तो संथाल की आर्थिक दुर्बलता ने साहूकारों एवं जमींदारों के लिए आदर्श स्थिति बना दी, जिससे वे अपने पैर मजबूती से जमा सकें। समय पर लगान नहीं देने के कारण उनकी ज़मीन नीलाम की जाने लगी। संथालों की जो ज़मीन थी उसको नीलाम की जाने लगी।
इस स्थिति से बचने के लिए संथालों ने गांव के महाजनों एवं साहूकारों से ऊंचे ब्याज दर पर लोन लेना शुरू कर दिया। इन लोनों के लेखा जोखा में गड़बड़ी की जाने लगी तथा ब्याज की दर बढ़ने लगी। इस प्रकार बही खाता भी औपचारिक मात्र थी। बहिर खाता वह खाता था जिस पर जो संथाल लोग जो लोन लिए थे उसका उस पर विवरण दिया हुआ था, जिनमें इन संथालों का शोषण ही होता था। यह हमारा तीसरा कारण था। और चौथा कारण हमारा था, तो चौथा कारण था ऋण में वृद्धि, मतलब कि लोन में वृद्धि अत्यधिक हो गया था। साहूकारों के खुदखोरी के परिणाम स्वरूप संथाल ऋण भार को दबाते गए। ऋणों से जब भारी वृद्धि हुई तब संथालों से उसकी वापसी की मांग की गई। जब साहूकार से संथाल लोग ऋण लेते थे तो वे लगातार ऋण ले रहे थे, जिससे भारी मात्रा में ऋण से वे दब गए थे। और जब संथालों से उसकी मांग किया गया कि वह जो ऋण लिया गया, किंतु संथाल ने अपनी दुर्बल स्थिति के कारण दिए गए ऋण को चुका पाने में असमर्थ थे। फलतः साहूकार एवं महाजनों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उनके बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ भी किया गया। संथालों ने इन अत्याचारों के विरुद्ध पुलिस एवं न्यायालय में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन यह सब बेकार हुआ, क्योंकि वे सब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण के ही उपकरण थे। क्योंकि साहूकार जो लोग थे ये ब्रिटिश लोगों से मिले हुए थे और उनकी मिली भगत में भी थी। देखिए, इस तरह से ये लोग औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में भंवर जाल में फंस गए और इसकी जीना दूभर हो गया, मतलब कि पूरा दुर्लभ हो गया। अब उतना तो इसका कारण था, लेकिन अब यह विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था, संथाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था। यद्यपि संथाल विद्रोह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन विद्रोह के परिणाम स्वरूप बदलाव देखा जा सकता है। जैसे कि पहला नंबर हमारा है, संथाल बहुत क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक पद्धति के तहत भागलपुर एवं बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना जिला बनाया गया। यहाँ नन रेगुलेशन जिला के रूप में था, जहाँ सामान्य कानून लागू नहीं था। मतलब इस क्षेत्र को संथालों के लिए अलग कर दिया गया था। इस क्षेत्र में कोई नियम लागू नहीं था। और दूसरा नंबर हमारा है कि इस क्षेत्र में संथाल परगना एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत ग्राम के प्रधान को मान्यता दी गई तथा ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधी अधिकार दिया गया। तीसरा हमारा परिणाम था, तो संथाल क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था मांझी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। और चौथा परिणाम हमारा था कि यह विद्रोह न सिर्फ जनजातीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण प्राथमिक कड़ी थी, बल्कि एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो हम कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संथाल विद्रोह के कारण में मुख्यतः शोषण और जुल्म के खिलाफ संथालों के असंतोष थे। कालांतर में संथाल जनजातीय क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। इस प्रकार कारणों की तरह इसके परिणाम भी काफ़ी कम महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। संथाल विद्रोह के कारण भी और इसका परिणाम भी दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारा इसका आंसर था।